नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए देखिए उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस, एएसओ केस और जो है उत्तराखंड आरओ जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आरओ के लिए के चयनित अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी भी है। इसी वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा और इसके अलावा जो है चर्चा करेंगे कि क्या एलटी में भी बदलने चाहिए। जो सुनवाई कर रहे हैं सिंगल कोर्ट में जज मैथानी जी, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए शिक्षा जगत से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर का सटीक विश्लेषण लाने का प्रयास करता हूं। तो आज की वीडियो में क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले तो मैंने जो ये हेडिंग बनाई हुई है कि क्या एलटी में भी बदलने चाहिए सुनवाई में जज, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ। देखिए पहले तो आप लोगों को सब एक छोटा सा ब्रीफ जो है इसके बारे में मैं बता दूं कि जो ये एक यूकेपीएससी आरओ और उत्तराखंड एलटी और एएसओ जो केस हैं, इनका संबंध जो है मैथानी जी से रहा है किसी न किसी प्रकार से। क्यों? क्योंकि देखिए शुरू में जो है, देखिए उत्तराखंड एलटी को तो मैथानी जी जजमेंट दे ही रहे हैं। इसके अलावा यूकेपीएससी जो आरओ की भर्ती में जो है स्टे लगा था, वह भी मैथानी जी ने ही लगाया था। और एएसओ केस का जो है शुरू फर्स्ट जो ऑर्डर था वो भी मैथानी जी ने ही दिया था। इसका मतलब है कि यूकेपीएससी आरओ भी पहले मैथानी जी के ही पास था और यूकेपीएससी एएसओ केस भी मैथानी जी के ही पास था। ठीक है, बाद में जो है इनमें से दो केस यूकेपीएससी आरओ और एएसओ वाले जो केस हैं, जो रोस्टर चेंज हुआ तो उसमें मनोज कुमार तिवारी जी के पास पहुंच गया। उसमें से आरओ का जो है कल एक बहुत बड़ा फैसला मनोज कुमार तिवारी जी ने दिया है, उसकी भी चर्चा करेंगे। और उसके अलावा देखिए इसमें दोनों जजों में जो मैंने इस बीच जो है सुनवाई देखी, हालांकि मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ इसमें, लेकिन देखिए जो दोनों सुनवाई में जो अंतर मुझे नज़र आया है कि देखिए मनोज कुमार तिवारी जी जो हैं पॉइंट टू पॉइंट जो है कट टू कट बात करने में विश्वास रखते हैं, ऐसा उनकी जो है इस फैसले में देखने को मिला। वो जैसे ही कोई भी पक्ष का वकील जो है अपना पैरा पढ़ना शुरू करता तो वो कहते थे कि हाँ जी, आप लोगों ने जो है ये दे दिया है हमें कोर्ट में, अब हमें वहाँ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे अपना पॉइंट रखो। और जो है ये पढ़ने में जो है टाइम ज़्यादा लग जाता है, जिससे जो है केस का टेम्पो जो है बिगड़ जाता है। तो देखिए एक हमारे मैथानी जी हैं जो कि पूरी राम कथा सुनने के बाद फिर से अगले दिन वही राम कथा शुरू से सुनते हैं, अध्याय भी नहीं पलट रहे हैं, अध्याय भी वही चल रहा है, राम कथा का अध्याय भी वही चल रहा है, उससे नए अध्याय की ओर जा ही नहीं रहे हैं। जबकि इन मनोज कुमार तिवारी जी ने क्या कहा कि देखिए 5 मिनट के अंदर जो है आप लोग अपना जो है पॉइंट टू पॉइंट रखते रहिए और जो है अन्य यूकेपीएससी जो है इसका काउंटर करेगा और 10-20 सेकंड में मैं जो है इसका फैसला दे दूंगा। हालांकि देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि ये केस में जो है शुरू के 2 ऑर्डर जो हैं रविंद्र मैथानी जी की ओर से आए थे, बाद में जो है मनोज तिवारी जी के पास ये केस गया था आरओ वाला 19/8/2025 को। और देखिए पिछले महीने की 19 तारीख को गया था और ये 11/9/2025 को उन्होंने लगभग इसमें फाइनल डिसीजन की ओर को दे दिया है। ठीक है, लगभग 1 महीने के अंदर, 1 महीना भी पूरा नहीं कहेंगे उतने में इनने जो है, जबकि इसमें जो है मामला यूके एलटी जो हमारा उत्तराखंड एलटी है उससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ठीक है, क्या मामला था आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो मैं शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ। ये मैथानी जी का जो है आरओ में जो फर्स्ट जो 2 ऑर्डर में से जो पहला स्टे का ऑर्डर था वो ये था कि देखिए आरओ में जो रिज़ल्ट निकला 28 मार्च के करीब, उसमें जो है लिस्ट जारी हो गई थी फाइनल लिस्ट रिज़ल्ट की। उसके बाद जो है 2-3 दिन बाद यूकेपीएससी ने एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया कि वो जो रिज़ल्ट निकला है वो गलती हो गई है, उसमें ग्लिच जो टेक्निकल ग्लिच हो गया है। और फिर 14 तारीख को नई लिस्ट निकाली जिसमें से जो है पुराने में से 5-6 लोगों का, 7-8 लोगों का, 6-7 लोगों का जो है नाम बदल गया था उसमें, तो उसी के खिलाफ़ जो है रिट लगी थी। तो मैथानी जी ने जो स्टे लगाया था उसमें जो डिसीजन दिया था, देखिए उसकी लास्ट पंक्तियाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि किसने जो है वो टेक्निकल एरर ढूंढा और कैसे एक फाइनल डिक्लेरेशन के बाद कोई
रिजल्ट चेंज हो सकता है। और जो है देखिए आर ओ में जो है सब्जेक्टिव मैटर में भी प्रश्न बदल के जो है नंबर चेंज हो गए थे। देखिए ऑब्जेक्टिव में तो हो ही जाता है कभी ना कभी ऊपर नीचे, लेकिन सब्जेक्टिव यानी कि जिसमें ऐसी राइटिंग और जो हिंदी लैंग्वेज है उनमें भी जो है नंबर चेंज हुए थे, जिसको जो है सस्पेक्टिव माना था मैथानी जी ने और स्टे लगा दिया था। नीचे लिखा है देखिए कि हैविंग कंसिडर्ड एज एन इंटरिम मेजर इट इज़ प्रोवाइडेड दैट फ्रॉम नाउ, यानी कि 1 तारीख, फ्रॉम नाउ यानी कि 1 तारीख को जजमेंट आया था, नाउ ऑनवर्ड नो प्रोग्रेस शैल बी डन इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट में जो है आगे की कोई प्रोसेस नहीं होगी कह दिया था 1/5/2025 को। लेकिन देखिए फिर मामला मनोज कुमार तिवारी जी तक पहुंचा और उनने जो है कल देखिए बहुत अच्छी एक न्यूज़ निकल के आ रही है। पर्सन देखिए कल का जो जजमेंट है मनोज कुमार तिवारी जी का, एक तो देखिए जो 4 पर्सन से रिकमेंडेड बाय उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज रिव्यू ऑफिसर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर मे बी अपॉइंटेड एक्सेप्ट ऑन 4 पोस्ट्स। देखिए 4 पोस्ट जो हैं, उसके अलावा जितने भी आर ओ के लिए रिकमेंड किए थे यूकेपीएससी ने, उनको अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। इसमें साफ साफ निर्णय में आप लोग देख सकते हैं। तो जो बाकी 4 पोस्ट के लिए है 18/9/2025 फ्रेश मैटर के बाद जो है सुना जाएगा 18/9/2025 को, ठीक है। तो देखिए 1 महीने से भी कम समय में उनने इतनी जो है टेक्निकल जो गलती हुई है उसके ऊपर जो है जजमेंट दे दिया। हमारे यूके जो उत्तराखंड यूके SSC LT वाला कोर्ट केस है उसमें तो इतनी जो है टेक्निकल एरर की बात भी नहीं है, फिर भी जो है उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकल के आ पा रहा है अभी तक। इसीलिए मैंने कहा है कि क्या हमें भी जो है LT में भी सुनवाई में जज बदले होते तो क्या इसका असर पड़ सकता था। हालांकि देखिए मैं दोनों केसों को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके जो जजमेंट का तरीका मैंने कहा कि हालांकि अन्य कोई और केसों में उनका तरीका अलग हो सकता होगा, पर आर ओ का जो केस मैंने उनका देखा पिछले 2-3 जो है सुनवाई का, उसमें उन्हें साफ साफ देखिए कागज़ कार्रवाई तो चाहे देख ही नहीं रहे थे। जब वो कह रहे थे कि आप स्वयं यहाँ प्रेजेंट हो तो अपना पॉइंट अपने मुंह से रख दो, हम उसमें जो है चर्चा कर लेंगे, ठीक है। पढ़ने में तो देखिए आप लोगों को पता ही है कि पूरा जजमेंट तो कितने पन्नों का होता है वहाँ, 500 कोई 1000 पन्नों का, इतना कहाँ पढ़ते रहेंगे। तो वो कह रहे थे कि उससे जो है टेम्पो जो है केस का बिगड़ जाता है। तो वो बातें मुझे बड़ी पसंद आई उनकी कि कट टू कट रखो अपनी बातें और मैं तुरंत जो है डिसीजन देता हूँ। और उन्होंने यूकेपीएससी को लताड़ा भी था कि संवैधानिक संस्था होने के बाद भी आपके वहाँ इतनी गलती हो रही है, क्योंकि उनने बताया था कि यूकेपीएससी की ओर से जो जवाब आया था उसमें बताया गया था कि 1800 करीब के जो अभ्यर्थी थे फाइनल जो मेन परीक्षा में बैठे थे, उसमें से 116 लोगों के जो है प्रश्नों में गड़बड़ी हुई थी। किस बारे में हुई थी गड़बड़ी, देखिए जो स्कैन हुए थे ऑप्शनल MCQs के जो आंसर शीट जो स्कैन हुई थी वो HD में स्कैन नहीं हो पाई थी। HD जो यानी कि हाई डेफिनेशन में स्कैन होने में उसमें गड़बड़ी हो गई थी। और जो है लो डेफिनेशन और हाई डेफिनेशन दोनों में जो है एक बार चेक होता है, ऐसा उनने कहा था। इसके बाद जो है कुछ अभ्यर्थियों ने अपने जो है GS के MCQs वाले जो ऑप्शनल वाले में गलत नंबर चढ़े होने का दावा किया था। तो उसके बाद जो है यूकेपीएससी ने फिर से जो है स्क्रूटनी करके रिजल्ट तैयार किया, ऐसा उनने जवाब दिया है। और जब लगभग केस समाप्ति हो गया था, आपको मैं बताऊं, जो 4 सीटें भी नहीं बचने वाली थी रेट वालों के लिए, क्योंकि एक केस निकल के आया कि एक जैद करके कोई अभ्यर्थी है, उनके 10 नंबर बढ़ गए थे सब्जेक्टिव जो है पेपर में। सब्जेक्टिव पेपर यानी कि लिखने वाले जो ऐसे और हिंदी लैंग्वेज का जो पेपर होता है उसमें कैसे नंबर बढ़ गए उसके बारे में बात हुई। तो उन्होंने कहा कि जब हमें गड़बड़ी की थोड़ी संभावना नज़र आई तो हमने स्क्रूटनी में जो है सब्जेक्टिव वाले भी नंबर देख दिए और उनका जो है नंबर गलत जो है जो जुड़े हुए थे वो हमने कोई नंबर चेंज नहीं करा है, सिर्फ स्क्रूटनी में जो है नंबरों की गिनती कर रहे हैं। तो मनोज कुमार तिवारी जी ने कहा बिल्कुल हम किसी जो है जो कॉपी चेक करने वाले जो रहे होंगे उनके ऊपर हम ये नहीं कह सकते, सब्जेक्टिव में कुछ भी
नंबर दिया जा सकता है, जो ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आपकी जो है ये रिट में मुझे कोई दम नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उनने कहा था कि हमारे सेम प्रश्न का सेम उत्तर होने के बाद भी जो उनकी रिट पिटिशनर थी प्रियंका ध्यानी, उनको नंबर नहीं मिला, लेकिन जैद को मिला। तो मनोज कुमार तिवारी जी ने कहा कि देखिए, सब्जेक्टिव मैटर में हम कुछ नहीं कह सकते कि चेक करने वाले ने किस मंशा से नंबर दिए होंगे, क्योंकि वो कोई एमसीक्यू नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही बात चलती रही। तो लेकिन फिर जो दो रिट में से एक रिट का तो ये नतीजा निकल के आया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, सब्जेक्टिव मैटर में जो है प्रश्न आंसर जो ये अंक बदले हैं, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर जब एक और ऑर्फन एससी कैटेगरी वाला जो रेट लगी थी, उसमें क्या हुआ था कि नंबर जो है सब्जेक्टिव में 53 उनको मिले हुए थे, लेकिन 43 हो गए जब स्क्रूटनी हुई, जब दोबारा चेकिंग हुई। तो यहाँ पर जो है मनोज कुमार तिवारी जी का माथा ठनक गया। उनने कहा कि ये कैसे हो सकता है। चलो, आपने कहा कि गलती पहले वाले में तो बढ़ गए नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का जो है हक नहीं हम वो कर सकते हैं, लेकिन किसी के नंबर 53 से 43 हो गए, तो ये कैसे हो सकता। तो यूकेपीएससी के जो वकील थे उनने कहा कि जो है हमारे वहाँ जो यूकेपीएससी में ये जो है नंबर चढ़ाते समय ही गलती से चढ़ गए। तो मनोज कुमार तिवारी जी का पारा गर्म हो गया है कि संवैधानिक संस्था होने के बाद यूकेपीएससी इतनी बड़ी, उत्तराखंड की सबसे बड़ी संस्था होने के बाद इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। और जो क्लर्क हैं उनने ये गलती करी है, उनको आपने क्या दंड दिया या उनकी जो है उनके ऊपर क्या कार्रवाई करी। तो वकील साहब ने कहा कि हमने उनके ऊपर कार्रवाई करी है। तो कार्रवाई का कागज़ दिखाने को जज साहब ने कहा, क्योंकि ये एक उनने कहा कि किसी के 10 नंबर आप लोग ऊपर नीचे कर दे रहे हैं, ये कोई सड़क छाप संस्था नहीं है, ये एक संवैधानिक संस्था है। यूकेपीएससी को हमारे देश की यूपीएससी का ही एक छोटा रूप माना जाता है। अगर यूपीएससी में अगर ऐसा होने लगा तो फिर क्या होगा। तो उसका जवाब नहीं दे पाए वो यूकेपीएससी के वकील, क्योंकि यूकेपीएससी के वकील के पास जो है क्लर्क के ऊपर जो कार्रवाई हुई उसका कोई भी सबूत नहीं था कि क्या उनके ऊपर कार्रवाई की संस्तुति की गई है। वो कागज़ लेके आने को कहा, तो यूकेपीएससी के वकील ने कहा कि हम कल ही ला देंगे। देखिए, फिर कल की बात कल यानी कि आज की बात हो रही थी वहाँ 12 तारीख की, लेकिन जज साहब ने 18 तारीख की जो है नई डेट दे दी है इसमें। और एएसओ में भी 19 तारीख की डेट आई है, सॉरी मैं बताना भूल गया था उसमें। और आप कह सकते हैं कि जो संस्था ने स्कैन करे थे आरओ में, उसके ऊपर भी जज साहब ने कहा कि अगर वो संस्था ने इतनी बड़ी गलती कर रही है तो आप उसके ऊपर आंख मूंद के जो है विश्वास नहीं कर सकते। और केवल एक संस्था को दिया है आपने स्कैनिंग का, ये ज़्यादा ही संस्था के पास होना चाहिए, क्योंकि एक संस्था के पास रहने पर जो है उसमें गड़बड़ी की आशंका बढ़ जाती है। ये भी बात हुई थी। हालांकि वही संस्था जो आरओ में अपनी गलती कर चुकी थी, उसी को जो है उत्तराखंड यूकेपीएससी का जो लोअर पीसीएस का पेपर होना है, उसकी भी जो है प्री की स्कैनिंग सब उसी को दिया गया है। तो ये हमारे राज्य में चल रहा है, जबकि कार्रवाई ये होनी चाहिए थी कि जज साहब ने कहा कि उसको तो सीधे ब्लैक लिस्ट हो जाना चाहिए था। और जो क्लर्क ने गलती करी है चढ़ाने में जो है कंप्यूटर में, उसके ऊपर उसको सीधे जो है पद में रहने की कोई उसकी, उनने कहा कि पद में रहने की उनकी जो क्लर्क ने गलती करी है उसको पद में रहने के भी कोई अधिकार नहीं है, उसको पद से भी निष्कासित करने की कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, तो अब एलटी की भी देखिए नई डेट कुछ नहीं निकल के आई है। आप लोगों को मैं बता दूं, एएसओ की 19 तारीख की हो गई, इसकी 18 तारीख की हो गई। तो आरओ का जो है आप मान के चलो कि क्या निकल के आ गया, फाइनल रिजल्ट ही समझ लो इसको, क्योंकि फिर लास्ट सुनवाई में वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो सब्जेक्टिव में कम नंबर वाला केस निकल के नहीं आया होता, एससी ऑर्फन वाला 53 का 43 नहीं हुआ होता सब्जेक्टिव जो है पेपर में, तो ये कल ही निपट जाना था। ये 4 जो रेट वाले पिटिशनर के लिए जो सीटें छोड़ी हैं वो भी छूटने वाली नहीं थी। ठीक है, लास्ट में वो तो एक बात निकल के आ गई कि कम हो गया सब्जेक्टिव पेपर में, तो इसलिए जो है
मनोज कुमार तिवारी जी ने उनके लिए 4 सीटें रिजर्व रखने की बात कही है। अब उसकी भी सुनवाई 18 तारीख को हो जाएगी, ठीक है। तो एलटी की अभी नई डेट कुछ नहीं आई है कि कब होना है, वो भी शायद 18 को होगी, अभी डेट तो निकल के नहीं आई है। कुछ अगर नई जानकारी आती है तो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। तब तक चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।